नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो कोई भी प्रश्नावली हो वो शुरू करने से पहले हमें उसके नाम के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जब तक नाम प्रश्नावली का जो भी नाम है उसके बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक आगे सवाल हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाम का जो विस्तृत रूप होता है वो प्रश्नावली के अंदर बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, इससे पहले मैं आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बताता हूं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको अंश बटा हर या फिर P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनको अंश बटा हर या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जहां आप हर लिख रहे हो यानी कि बट्टे के अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही P व Q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं है। सह अभाज्य संख्याएं, इसका सतत रूप ये होगा कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। वे संख्याएं जिनको अंश बटा हर या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि बट्टे के अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य का अर्थ हो गया कि P और Q दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं 18 और 22 ले लेते हैं। अब देखिए 18 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और 22 में भी 2 का जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 का भाग दे देते हैं तो 9 आ गया और इधर आ गया 11। अब देखिए अब ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है जिसका 9 और 11 में भाग जा सके। तो ये 9 और 11 दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए आगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या से पहले हमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि जब तक परिमेय और अपरिमेय संख्या हमें नहीं आएगी तब तक वास्तविक संख्या का पता नहीं चलेगा। अपरिमेय संख्या देखिए, आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे अपोजिट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिमेय, और अ लगा दिया मतलब अपरिमेय, यानी कि इसका विलोम हो गया ये। ठीक उसी प्रकार परिभाषा भी इसी का विलोम होती है, यानी वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अपरिमेय संख्या होती कौन सी है, पहले आप ये देखिए, ये परिभाषा फिर से देखिए आप। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको अंश बटा हर या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q सहअभाज्य संख्या यानी कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए परिमेय संख्या होती कौन कौन सी है।
जैसे आप जो भी गिनती लिखते हो, जीरो से लेकर के जितनी भी आप गिनती लिख सकते हो, काउंटिंग लिख सकते हो अनंत तक, वो सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा आप जितनी भी भिन्न लिखते हो वो सारी की सारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे एक बात दी गई है, देखो q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बटे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब ये संख्या देखिए यहाँ पे 0 है, अब बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो इससे एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो इसे p बटा q के रूप में लिखिए, जो 9th क्लास की पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन यही है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि देखो 0 के बटे में हम 1 तो कर सकते हैं, परिभाषा के अनुसार बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो 0 हो ही सकता है। अब अगर बटे में 0 होगा तो क्या होगा? देखिए कोई भी संख्या हो, अगर उसके बटे में 0 होता है, उसका मान क्या हो जाता है? इनफिनिटी हो जाता है, यानी कि अनंत हो जाता है, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं है। अब अप्रिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। आप अभाज्य संख्या जानते होंगे, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी वे संख्याएं जिनके अंदर एक व स्वमूल संख्या को छोड़ करके शेष किसी भी संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। और जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13, इनके ऊपर अगर हम रूट लगा दें तो ये क्या बन जाएगी? अप्रिमेय संख्या। क्या बन जाएगी? अप्रिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये √2 √3 √5 √7 √11 √13 ये अप्रिमेय संख्या है। और आपकी जो प्रश्नावली है उसके अंदर अप्रिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन भी है। दर्शाइए कि √2 अप्रिमेय संख्या है, दर्शाइए √3 अप्रिमेय संख्या है, दर्शाइए √5 अप्रिमेय संख्या है। तो ये परिभाषाएं आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है कि ये जो जितनी भी परिमेय संख्या है वो और जितनी भी अप्रिमेय संख्या है, इन दोनों का जो समूह होता है या इन दोनों का जो संग्रह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं परिमेय और अप्रिमेय, परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो, अप्रिमेय हो, पूर्ण हो या प्राकृत संख्या हो या पूर्णांक हो, सारे के सारे किस में आ जाते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होगी? परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के समूह को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी परिमेय संख्या है, एक 0 से लेकर अनंत तक की ये संख्या होगी, बाकी सारी भिन्न हो गई, जिनमें p और q सहभाज्य हो, और ये अनरूट वाली जो संख्या यानी कि अप्रिमेय संख्या, इन सबको मिला लें तो हमें वास्तविक संख्याओं का एक समूह प्राप्त होगा। ये जो यहाँ पे लिखी हुई है अभाज्य संख्या है रूट के अंदर 2 3 5 7, ये अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उनके अंदर अभाज्य संख्याओं का बड़ा योगदान रहेगा। पहला उदाहरण है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। यानी कि हमें ये बताना है कि जो ये 4n एक संख्या में दी गई है और हमें ये बताना है कि n का कोई ऐसा मान विद्यमान है क्या जिससे संख्या 4n है वो 0 पर समाप्त हो सके। तो पहले हम कोई 2-3 संख्या ले लेते हैं जो 0 पे समाप्त होती हो, जैसे 10 20 30, ये संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही है। तो इनके एक बार हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5 और 20 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 और 30 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो ये संख्या 0 पे समाप्त हो रही है,
तो इनके अभाज्य गुणनखंड के अंदर देखो आप 2 और 5 मौजूद है कि नहीं है? 2 और 5 मौजूद है। यानी कि कोई भी संख्या अगर वो 0 पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 निश्चित तौर पर मौजूद होंगे। तो पता कर लेते हैं कि भी 4n के जो अभाज्य गुणनखंड है उसके अंदर 2 और 5 दोनों है क्या? अब अगर दोनों में से एक है, यानी कि मान लीजिए 2 है 5 नहीं है, तो वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 है और 2 का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है, तो वो भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो पता करते हैं 4n के अभाज्य गुणनखंड में ये दोनों चीजें हैं या नहीं। हमें संख्या क्या दी गई है? 4n दी हुई है। तो 4n के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 4n के अभाज्य गुणनखंड 4 के टुकड़े कर लेते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 और इसकी घात n है, पावर n है तो पावर n लगा दी। अब देखिए आप यहाँ 4 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए उसके अंदर 2 तो मौजूद है लेकिन 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो n का कोई ऐसा मान विद्यमान नहीं होगा जिससे कि संख्या 4n 0 पर समाप्त हो सके। 4n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 5 विद्यमान नहीं है, 5 विद्यमान नहीं है। अतः n का कोई ऐसा मान विद्यमान नहीं है जिससे संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सके। देखिए दोस्तों, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर दिया हुआ है। वहां पे संख्या क्या दी गई है? 4n की बजाय 6n दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से आप वो भी कर सकते हो कि संख्याओं 6n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान विद्यमान है या ऐसा कोई मान है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करके देखो आप, 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आ गया। 6 के अभाज्य गुणनखंड तो उसमें 5 मौजूद नहीं है, तो n का कोई ऐसा मान विद्यमान नहीं है जिससे कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सके। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो। दूसरा उदाहरण देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब हो गया मैस है और एलसीएम का अर्थ हो गया लेस है। तो मैस है और लेस है ज्ञात करना है कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इनके टुकड़े कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अलग अलग 6 के और 20 के। अगर ये क्वेश्चन सीधा एलसीएम ज्ञात करने का होता, यानी कि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया होता कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि केवल एलसीएम ज्ञात करना होता, तो हम इन दोनों को एक साथ में लिख करके उनके गुणनखंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, इसलिए 6 और 20 के अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। 6 के अंदर देखिए 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का 1 बार। और 20 के अंदर 2 का भाग 10 बार जा रहा है और 10 में 2 का 5 बार जा रहा है, 5 में 5 का 1 बार जाएगा। यानी 6 के टुकड़े हो गए 2 गुना 3 और 20 के टुकड़े हो गए 2 गुना 5। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब एचसीएफ के लिए हमें वो टुकड़े लेने हैं, यानी कि वो गुणनखंड लेने हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हो और सबसे कम बार। यानी एचसीएफ जब भी हम ज्ञात करें, चाहे 2 संख्याएं हो, चाहे 3 संख्याओं का करना हो, चाहे 4 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो जितनी भी संख्याएं दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एचसीएफ के अंदर वो टुकड़े लेंगे जो जितनी संख्या दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंडों के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 ही संख्या हमारे पास में 6 और 20, तो दोनों के अंदर टुकड़े कर लिए और 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया। करने के बाद में यहाँ एचसीएफ के लिए वो गुणनखंड लेंगे जो 6 के और 20 के गुणनखंडों के अंदर मौजूद हो। देखिए जैसे 2 यहाँ है और इसमें भी है, लेकिन लेना कम बार वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप एचसीएफ ज्ञात करो तो एचसीएफ के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो दोनों के अंदर मौजूद हो और सबसे कम बार हो।
देखिए 2 इसमें भी, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार है, कम बार इसमें हुआ 1 बार, तो हम 1 बार ले लेंगे। और 3 इसमें नहीं है तो आप नहीं ले सकते। 5 इसमें नहीं है तो आप नहीं ले सकते। एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए एलसीएम के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो सबसे ज्यादा बार हो, और दोनों में हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एलसीएम के अंदर यानी कि जब भी आप लहसे ज्ञात करो तो लहसे के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो सबसे ज्यादा बार आए हो, दोनों में हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए 2 यहाँ 1 बार और यहाँ कितनी बार है? 2 बार। हमें कौन से लेने हैं? ज्यादा बार वाले, यानी कि 2 बार वाले लेने हैं। अब 3 यहाँ पे 1 बार है और इसमें नहीं है, नहीं का मतलब 0 बार हो गया, और हमें लेना है ज्यादा बार वाला, तो ये तो ज्यादा बार ही हो गया, 1 बार है, ये ले लिया। फिर बाद में 5 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, तो 5 ले लीजिए आप। अब इनका गुणा करवा दीजिए, 5 को 3 से 2 को 2 से गुणा करो, फिर 3 से करो, फिर बाद में 5 से गुणा करो, तो ये हो जाएंगे 5 3 15, 15 को 2 से गुणा करने पे 30, 30 को 2 से गुणा करने पे 60, यानी 6 और 20 इनका एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 60। तीसरा उदाहरण है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब 96 और 404 दो संख्याएं दी गई हमें, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो हमने दूसरा उदाहरण जो किया था, दूसरा एग्जाम्पल किया था, उसमें मैंने आपको बताया था इन दोनों के आप अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले हम 96 के टुकड़े करेंगे। 96 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 48 बार। 48 में 2 का 24 बार, 24 में 2 का 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। 96 के अंदर 2 का भाग दे दिया, 48 बार गया, 48 में 2 का 24 बार, 24 में 2 का 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। अब 404 की ओर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 404 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 202 बार। 202 में जा रहा है 2 का भाग 101 बार, और 101 के अंदर 101 का भाग जाएगा 1 बार, क्योंकि 101 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, केवल खुद का ही भाग जाएगा। अब देखिए 96 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार आया, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा में 3, 1 2 3 4 5। 404 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 101। हमें ज्ञात करना है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो दोनों में मौजूद हो और सबसे कम बार। यहाँ देखिए 2 इनमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ तो 2 5 बार है और इसमें 2 बार है, तो हमें एचसीएफ के लिए कम बार वाले लेने हैं। तो कम बार कितनी बार है? 2 बार। तो कितनी बार लेंगे हम? 2 बार। 2 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 4। अब देखिए 3 या 1 बार है, इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते। 101 इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते। अब देखिए आप एलसीएम, एलसीएम के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो सबसे ज्यादा बार आए हो। कौन से टुकड़े लिए जाएंगे? वो टुकड़े लिए जाएंगे जो सबसे ज्यादा बार आए हो। दोनों में हो ना हो उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यादा बार होना चाहिए। देखिए 2 या 5 बार है और यहाँ 2 बार है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे हम? 5 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 यहाँ 1 बार है और यहाँ 0 बार है, तो ज्यादा बार ही हो गया ये 1 बार। 3 को लिखेंगे 1 बार, और 101 यहाँ 1 बार है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 101। अब 101 को 3 से गुणा करवाएंगे, फिर बाद में इनको आपस में गुणा करवाएंगे, तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा? 9696। कितना आ जाएगा? 9696। तो एचसीएफ आ गया 4 और एलसीएम आ गया 9696। चौथा उदाहरण है संख्या 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले 6, 72, 120 इनकी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 में 3 का 1 बार जाएगा। 72 के अंदर 2 का भाग जाएगा 36 बार, 36 में 2 का 18 बार, 18 में 2 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। अब 120 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 120 में 2 का भाग 60 बार जाएगा, 60 में 2 का 30 बार जाएगा, 30 में 2 का 15 बार जाएगा, 15 में 2 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे? 3 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 में 5 का जाएगा 1 बार। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 और 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 120 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने पहले भी बताया था, 2-3 उदाहरण कर लिए हमने ऐसे जिनमें एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात किए हैं। तो एचसीएफ के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे, पहले वाले एग्जांपल्स के अंदर 2-2 संख्याएं थी लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई है। तो एचसीएफ के अंदर वो टुकड़े लेंगे जो तीनों के अंदर मौजूद हो, जो तीनों के अंदर मौजूद हो। देखिए, और सबसे कम बार हो। हाँ, एचसीएफ के अंदर वो टुकड़े लेंगे जो तीनों में मौजूद हो और सबसे कम बार हो। देखिए, 2 इसमें 1 बार है और इसमें 3 बार है और इसके अंदर भी 3 बार है। तो सबसे कम बार इसमें हुआ 1 बार, तो एक तो ये ले लेंगे 2 और गुणा। अब देखिए 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो सबसे कम बार इसी में 1 बार, तो 2 को 3 1 बार लेंगे। अब रही बात 5 की, तो 5 इसमें 1 में है बाकी में नहीं है, तो 5 को नहीं ले सकते। एचसीएफ क्या हो गया? 2 गुणा 3 यानी कि 6। एलसीएम, एलसीएम के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो सबसे ज्यादा बार है, तीनों में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बार होने चाहिए। 2 या 1 बार है या 3 बार है या 3 बार है। 2 को कितनी बार लेंगे हम? 3 बार लिखेंगे। उसके बाद में 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार है, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 5 या 1 बार है बाकी में नहीं है, तो ज्यादा बार यही हो गया, 1 बार लिख दिया। अब इनका गुणा करवा लेते हैं। 5 को 3 से गुणा करने पे 15 हो गए, 15 को 3 से करेंगे 45 हो गए, 45 को 2 से गुणा करेंगे 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे 180 और 180 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 360। यानी 6, 72 और 120 का एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 360। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें संख्या दी गई 140, 156, 3825, 5005, 7429। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनको गुणनफलों के रूप में लिखना है, गुणा के रूप में उनको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आप, पहले के अंदर हमें दिया हुआ है 140। 140 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 70 बार, 70 में 2 का 35 बार, 35 के अंदर 5 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार, यानी 140 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार दूसरा देखिए आप, दूसरे के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। संख्या है 156, तो 156 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 78 बार, 78 में 2 का भाग जाएगा 39 बार, 39 में 3 का भाग जाएगा 13 बार और 13 खुद अभाज्य संख्या है इसलिए इसमें 13 का जाएगा 1 बार। तो 156 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तीसरा देखिए, तीसरा है 3825, तो इसमें इकाई का अंक 5 है जो 2 के पाड़े में नहीं आता, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 3, तो 3 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा इसका पता करने के लिए आप इनको जोड़िए। 5 और 2 7 हो गए, 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो 18 3 के पाड़े में आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 3825 के अंदर
3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 का भाग? 1275 बार जाएगा। अब 1275 इसमें 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, इसका पता करने के लिए इसको जोड़िए आप। 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, मतलब इसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार जाएगा? 425 बार। अब 425 इनको जोड़ के देखेंगे तो 5 और 2 7 और 4 11 हो रहे हैं, जो 3 के पहाड़े में नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 85 बार। 85 के अंदर 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 17 बार। और 17 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में 17 का जाएगा 1 बार। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। चौथी संख्या देखिए। चौथे में हमें संख्या दी गई है 5005। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो इसमें किसका जाएगा? 5 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1001 बार। कितनी बार? 1001 बार। अब 1001 के अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक या तो तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा? 7 का जाएगा। कितनी बार? 143 बार। और 143 के अंदर 11 का जाएगा कितनी बार? 13 बार। और 13 में फिर 13 का जाएगा 1 बार। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए इसकी लास्ट संख्या पहले क्वेश्चन की 7229, सॉरी 7429, ये है इसका पांचवा। 7429 इसमें 17 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 17 का। कितनी बार? 437 बार। और 437 बार जाएगा 17 का। उसके बाद में जाएगा इसमें 19 का। 19 का कितनी बार जाएगा? 23 बार जाएगा। और 23 खुद अभाज्य संख्या है, कितनी बार जाएगा? 23 में 23 का 1 बार। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23।